नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग बाल मनोविज्ञान पे आधारित एनसीईआरटी पर आधारित सभी प्रश्नों को यहाँ पे बात करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी पे सभी बुक्स यहाँ पे आधारित सभी प्रश्नों को रखा गया है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के नियम सभी को यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। देख लेते हैं हमारा टॉपिक्स क्या है आज का। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो रहेगा समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है उन सभी को हम कैसे यहाँ पे हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक्स पे। समस्यात्मक बालक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है। देखिए ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी कैसी चाहिए, यानी बालकों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या बचना है। देखिए ट्रिक के साथ हमें बचना क्या है कि शिक्षक को वरीयता देना हर उत्तर गलत होगा। जहां पर भी बालक को छोड़ के शिक्षक को वरीयता दिया जा रहा है वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और कक्षा से बाहर निकालना, यानी बालक को कक्षा से बाहर निकाल रहे हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। डांटना ये भी गलत होगा। मारना, रुचि के विरुद्ध कार्य करना, यानी बालकों की रुचि के अनुरूप आपको पढ़ाना। जहां पर भी बालक की रुचि के अनुरूप आप विरुद्ध काम करेंगे वो आपका गलत होगा। और यहाँ पे थोपना ये भी गलत होगा। बालक पर किसी भी तरह का कोई भी भार थोप नहीं सकते। अंग काटना, यानी बालक का व्यक्तिगत तौर पर अंक नहीं काट सकते। शिकायत करना, बात बात पे आप बालकों की शिकायत नहीं कर सकते हैं। अनदेखी करना, मतलब ये कि बालक कोई कार्य कर रहा है, अगर आप अनदेखी कर रहे हैं तो ये गलत है। वहां पर आपको प्रश्न को गलत करना बाल केंद्रित शिक्षा के विरुद्ध होता है। याद रखिएगा जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखें टॉपिक्स, ये शिक्षक को वरीयता देता है, बालक के विरुद्ध जो भी कार्य होगा वो आपका गलत होगा। और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा होती क्या है, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालक आते हैं केवल उनको समावेशी शिक्षा का प्रदान करना, न कि जो बालक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको भी देना। यहाँ पे बात करेंगे। देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट व्यवस्था करना, ये सभी विकल्प गलत होगा। विशिष्ट व्यवस्था करना मतलब ये है कि बालकों को व्यक्तिगत तौर पर विशिष्ट व्यवस्था न करें, जिनकी आवश्यकता है उन्हें केवल क्या करें, व्यवस्था के अनुरूप ढालें। जैसे क्या होता है, देखिए अपवाद में क्या होंगे आपके पूर्व अंधे बालक, यानी समय से पहले जो बालक अंधे हो गए हैं उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था हम करेंगे। मुख्य बाधित, यानी जो बालक अंधे हैं उनके लिए, इन सभी को छोड़कर सभी के लिए विशिष्ट व्यवस्था हमारा ऑप्शन गलत होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के टॉपिक जो है समस्यात्मक बालक से आप लोगों को पता है कि 2 से 3 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग सभी प्रश्नों को पुटअप करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या रहा है। देखिए तीसरा हमारा ये करा कि त्रुटि एवं प्रयास। त्रुटि एवं प्रयास होता क्या, देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक्स ये करा है कि गलतियाँ कोई भी अभिशाप नहीं है, इन्हें अधिगम का हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि त्रुटि एवं प्रयास से बालक की मानसिक क्रियाओं की योग्यता साबित होती है। मतलब ये है कि बालक अगर त्रुटियां करते हैं तो उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि त्रुटि करते करते क्या करते हैं, एक ऐसी घड़ी आती है जहाँ पे बालक सीख जाता है। यानी त्रुटि एवं प्रयास, यानी प्रयास जारी रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये कोई अभिशाप नहीं है, मतलब ये कोई कमी नहीं है, इसके द्वारा बालक क्या करता है, सीखता है। और देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये कि यहाँ पे समानता दिखाना गलत, यानी किसी में समानता दिखाना, यानी 2 बालकों को आपस में समान बताना, ये आपका गलत आंसर होगा। तो याद रखिएगा समान जहाँ पर भी रहेगा वो गलत आपका ऑप्शन होगा। पहला करा है कि विद्यार्थियों से तुलना करना गलत होगा। याद रखिएगा सभी प्रश्न हम ट्रिक से आज बात करेंगे, क्या आपको करना है, क्या पेपर में नहीं करना है, उन सभी पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सभी टॉपिक्स एकदम महत्वपूर्ण नोट करते चलिएगा। विद्यार्थियों को तुलना करना प्रश्न में अगर आ गया तो वो आपका गलत होगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं कभी खत्म नहीं किया जा सकती, यानी बालक जो हैं 2 बालक आपस में समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत भिन्नता कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे कोई बालक दूसरा, कोई सांवला है कोई गोरा है, इस तरह से बालक होते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं समान नहीं होती हैं, इन्हें खत्म भी नहीं किया जा सकता। और देखिए हर बच्चा विशिष्ट होता है, मतलब ये है कि हर बच्चा जो होता है आपस में विशिष्ट होता है। मतलब ये है कि हर किसी न किसी बच्चे की कोई ना कोई योग्यता होती है और अद्वितीय, मतलब हर बालक अपने में क्या होता है, बहुत ही योग्य होता है। तो सब में कोई ना तो कोई गुण होता है। याद रखिएगा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उन सभी को याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए यही प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को क्या करेंगे, नंबर दिलाने का कार्य करेंगे। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे पूर्व ज्ञान। देखिए पूर्व ज्ञान होता क्या है, पूर्व ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में पूर्व ज्ञान यानी अनुभव, पूर्व ज्ञान का मतलब जो है बालक का पहले का अनुभव जो है नए ज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी बालक पहले जो सीख चुका है उसे क्या करना चाहिए, नए ज्ञान में प्रयोग करना चाहिए, यही पूर्व ज्ञान होता है। और देखिए लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत क्या आता है कि किसी स्त्री या पुरुष की केवल बड़ाई नहीं
करना ये लिंग पूर्वाग्रह। मतलब ये है कि किसी भी स्त्री की केवल मतलब किसी भी स्त्री या पुरुष, केवल पुरुष की बड़ाई जहाँ पे हो रही है, ये आपका लिंग पूर्वाग्रह मतलब बांटने का कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये देखिए अलग कलर से, कि जहाँ केवल स्त्री या केवल पुरुष की तुलना किया जाए वह पूर्वाग्रह यानी लिंग पूर्वाग्रह होगा। याद रखिएगा, जहाँ पर भी किसी की तुलना की जा रही है वो आपका लिंग पूर्वाग्रह होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा तीसरा है कि एक तरफा स्त्री पुरुष की बढ़ाई या बुराई करना कथन लिंग पूर्वाग्रह से भरा होता है। इसे खत्म करने के लिए परंपरावादी भावनाओं को बदलना होगा। यानी जो हमारी पौड़ी, यहाँ पे पौड़ी अवस्था से, यानी मतलब ये है कि पिछली अवस्था से चली आ रही है, सांस्कृतिक हमारी आज चली आ रही है कि इनको वरीयता देना है, इनको वरीयता नहीं देना है। जब तक उसे की विचारधारा को आप नहीं बदलेंगे तब तक क्या होगा, आपकी लिंग पूर्वाग्रह को खत्म नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 16 प्रश्न रखे गए हैं और अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए अधिगम के लिए आकलन। देखिए अधिगम के लिए आकलन होता क्या, याद रखिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बालक का पूर्व ज्ञान, रुचि, क्षमता को जानकर योजना बनाना अधिगम के लिए आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन मतलब पहले ही आप क्या करते हैं, कोई भी योजना बना लेते हैं कि इनका आकलन कैसे किया जाना है। तो ये देखिए अधिगम के लिए आकलन होगा। अब देखिए अधिगम का आकलन क्या होता है। अधिगम का प्रभाव जानने के लिए किया गया आकलन अधिगम का आकलन कहलाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा, मतलब ये है कि अधिगम का आकलन जो होता है, बालक को पढ़ाने के बाद आप जब उसकी पेपर यानी एग्जाम कराते हैं, वार्षिक परीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पे अधिगम का आकलन होता है। और जहाँ पर पहले से योजना बनाई जाए अधिगम के लिए बालकों के, तो अधिगम के लिए आकलन होता है। और देखिए यहाँ पे पढ़ाने के उपरांत जिस प्रकार बालक का मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार वर्ष में एक बार परीक्षा लेना अधिगम का आकलन होता है। इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है कि गतिविधि आधारित अधिगम यानी करके सीखना। गतिविधि आधारित अधिगम का मतलब ये होता है करके सीखना। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पेपर में कई बार आ चुका है कि पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर करके सीखने वरीयता दिया जाना चाहिए। मतलब पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर मतलब ये है कि केवल पुस्तक से तक ही सीमित नहीं रखना है, उनके वातावरण परिवेश में क्या हो रहा है उसको भी शामिल करके पढ़ाना, यही होता है करके सीखना, गतिविधि आधारित यहाँ पे होता है। और यहाँ पे देखिए रुचि व प्रेरणा। देखिए रुचि एवं प्रेरणा के अंतर्गत क्या आता है कि विद्यार्थी कोई मशीन नहीं है, उसे पढ़ाने से पहले उसकी रुचि को समझना जाना चाहिए तथा पढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए ताकि प्रेरित हो सके। मतलब ये है कि बालकों को क्या करना चाहिए, पढ़ाने से पहले उनकी रुचि योग्यता को जान लेनी चाहिए और उनकी मानसिक स्थिति कितनी स्तर तक है। अगर बालक प्राथमिक स्तर तक है तो केवल प्राथमिक स्तर तक के प्रश्नों को रखा जाना चाहिए, और उच्च स्तर तक का बालक है तो उच्च स्तर के प्रश्न रखे जाना चाहिए। उच्च स्तर वाले बालकों को प्राथमिक और उच्च दोनों रख सकते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर वाले बालक को उच्च स्तर के प्रश्न नहीं रख सकते। इस सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो नोट बना रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे सहगामी शिक्षक। देखिए सहगामी शिक्षक होता क्या है, सक्रियशीलता अधिगम। देखिए यहाँ पे सहगामी शिक्षक भी कर सकते हैं या फिर सक्रियशीलता अधिगम भी कर सकते हैं, शिक्षण कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आता क्या है, शिक्षण अधिगम एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। मतलब शिक्षण अधिगम जो होता है, सिखाने का जो यहाँ पे प्रक्रिया है वो एक तरफा नहीं होता है, इसलिए शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों को भी उसके सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब ये कि मेल जोल के साथ पढ़ाना ही क्या होता है, सहभागी यहाँ पे गतिविधि अधिगम आधारित शिक्षण होती है। इसमें बालक और शिक्षक दोनों की यहाँ पे क्या होता है, सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे रखा गया कि विद्यार्थी का भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न पूछना, अपने जिज्ञासा शांत करना, विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। मतलब ये है कि हमें इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि बालकों के भ्रम दूर हो, बालक अधिक से अधिक आपसे प्रश्न पूछें, उनकी जिज्ञासाओं को आप शांत करें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। गतिविधि खेल यानी गतिविधि के आधारित यानी खेल क्रियाकलाप के द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय किया जाना चाहिए। यानी बालकों को हर एक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए सीधे। यहाँ पे सभी लोग प्रश्नों को देख लीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण आ गया कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत है। देखिए 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे देखिए शिक्षा को रटन प्रणाली से दूर करना यानी मुक्त करना, ये पहला हो गया। दूसरा है कि शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना, यानी बालक के वातावरण परिवेश में जो भी है, समाज में जो भी हो रही है उसके साथ बालक को पढ़ाना। और यहाँ पे तीसरा करा है परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा को गतिविधि से जोड़कर सिखाना। अब देखिए परीक्षा प्रणाली का लचीला मतलब ये है कि बालक के स्तर के अनुसार ही आपको प्रश्न बनाना है, न कि उसकी स्तर के ऊपर बढ़ के आपको प्रश्न बनाना है। ताकि अगर ऊपर रहेगा तो बालक क्या होगा, आपका उसका स्तर जो है नीचे की गिरता चला जाएगा। अगर बालक की योग्यता के अनुसार आप पढ़ाएंगे तो बालक का स्तर जो है ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये सब ध्यान में रख के ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए शिक्षा पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रह जाए। मतलब ये है कि केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही आप शिक्षा नहीं देंगे। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हाईलाइट में है कि एनसीएफ 2005 खुली
पुस्तक का विरोध करता है। खुली पुस्तक का मतलब ये है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही आप सीमित न रखें। और यहाँ पे देखिए लास्ट यहाँ पे हमारा करा है 5वां की शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रीय हित के लिए बनाना चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी हो जो क्या होना चाहिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने 16 प्रश्नों पे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। समावेशी शिक्षा के नियम। देखिए समावेशी शिक्षा के नियम क्या है। यहाँ पे देखिए पूर्ण समावेशी और यहाँ पे आंशिक समावेशन। पूर्ण में से होता है पूरा, आंशिक में तो रहा छोटा। तो यहाँ पे देखिए इन प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पूर्ण समावेशन। पूर्ण समावेशन का मतलब ये है कम देखने वाले बच्चों से चश्मे की व्यवस्था करके या कक्षा में आगे बैठाकर पूरी तरह से सामान्य कक्षा में यहाँ पे डाला जा सकता है। पूर्ण समावेशी के अंतर्गत आता है। मतलब ये है कि जो बालक को दिखाई नहीं देता है, जो भी बालक अक्षम से आते हैं, उनकी वो व्यवस्था करके उन्हें कक्षा में या फिर कक्षा में आगे बैठा के क्या करना चाहिए, समान बच्चों के साथ यहाँ पे समावेशन यानी पढ़ाना चाहिए। ये आपका पूर्ण समावेशन के अंतर्गत आता है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे अगला जो है आंशिक, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे है कि आंशिक समावेशन। देखिए आंशिक समावेशन के अंतर्गत आता क्या है कि यहाँ पे कुछ देर के लिए समान कक्षा से अलग रखना, जबकि काफ़ी समय समान के साथ रखना। उदाहरण के लिए 100 बच्चों में एक बच्चा अगर तुतलाता है तो सब बच्चों को तुतलाना हटाने के लिए ट्रेनिंग देना बेकार है। मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा तुतलाता है तो सबों को क्या करना है, तुतलाने की ट्रेनिंग हटा देना बेकार है। इसलिए बालक को थोड़ी देर के लिए क्या है अलग से शिक्षा आप दे सकते हैं। अपवाद के लिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय। देखिए नवोदय विद्यालय अपवाद में आता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, यहाँ पे CWSH यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसके अंतर्गत आपको क्या होता है कि बालक जो यहाँ पे अक्षम बालक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, केवल उनको छोड़ के। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। अगर प्रश्नों को करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार यस करिए। सभी प्रश्नों को करने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस करिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के से संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा करा है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। और यहाँ पे कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश। और चौथा करा है कि कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका राइट आंसर पहले का क्या होगा जल्दी से बताइए। ऊपर ही आपने पढ़ा है कि प्रजातांत्रिक, यहाँ पे देखिए प्रजातांत्रिक यानी देश के हित में होना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। आपने ऊपर ही पढ़ा है तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है। दूसरा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। देखिए रचनात्मक यानी करके सीखने, यानी बालक जो है कोई भी नए कार्य कर रहे हैं तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे पहला करा है खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा परियोजना, तीसरा अवलोकन, चौथा करा है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए। कि यहाँ पे देखिए राइट आंसर, देखिए खुले अंत वाले प्रश्न में क्या होता है, बालक अपने अनुसार प्रश्नों को रख सकता है, बता सकता है। जैसे क्या होता है कि आप पूछेंगे ये बताइए कि 2 ऐसी संख्या बताइए जिनका योग क्या है 4 है, तो बालक अपने अनुसार दे सकता है 1 + 3 कर सकता है 4 हो सकता है, 2 + 2 कर सकता है तब भी यहाँ पे देखिए 4 हो सकता है, या फिर कर सकता है यहाँ पे करा सर 0 + 4 कर सकता है तब भी 4 हो सकता है। यहाँ पे देखिए खुले अंत वाले के अंतर्गत ये आएगा। और यहाँ पे देखिए परियोजना का मतलब ये है कि आप नई नई रणनीतियाँ बना रहे हैं, जो कि एकदम अच्छा आकलन है रचनात्मक कार्य में। अवलोकन यानी किसी को देख कर क्या करना है, आपको कार्य करना है, तो ये भी अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, यानी बालकों को बांटने की बात कर रहा है, तो जो कि हमारा गलत है। राइट आंसर भी यही जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा। 15-16 प्रश्न है, सभी लोग काउंट करते चलिएगा अपने अपने प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करा है एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला करा है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। और यहाँ पे दूसरा करा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। और यहाँ पे देखिए करा है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। कि राइट यहाँ पे देखिए पूछा है कि एक प्रतिभाशाली यानी एक अध्यापक है जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली है, वो क्या करेगा, ये उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या कक्षा में उसके लिए क्या उपयोगिता है। पुस्तक से उत्तरों को लिखवाना क्या यहाँ पे उसकी उपयोगिता है, नहीं, ये गलत है हमारा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति, समूह मतलब ये कि सभी को एक साथ लेके, और यहाँ पे कराए व्यक्तिगत मतलब किसी एक बालक के साथ आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो कि हमारा गलत है। और यहाँ पे तीसरा विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी नहीं कर सकते, उनकी जो समस्या दूर कर सकते हैं, तो ये भी गलत। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षा प्रवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा नहीं है सही। पहला करा है कि बच्चे के प्रयास की स्वीकृति,
दूसरा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तीसरा बच्चों को स्वीकार करना, चौथा अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा का हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए चौथे का हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। संजय जी, रिया जी, छाया जी, विनीता जी, सभी लोग जल्दी से करिए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फास्ट करिए। अगर आप लोग लेट करेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए पूजा जी आप भी कमेंट फास्ट करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिलीप जी भी फास्ट कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए आपके मैसेज जो होते हैं कमेंट यहाँ पे हाइड आते हैं, यहाँ से शो करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा करा है, जो चौथे का आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा, राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है। देखिए पांचवां प्रश्न ये करा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इसके अनुसार कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है। पहला करा है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, दूसरा करा है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, और तीसरा करा है कि लड़की को विज्ञान, लड़कों को यहाँ पे करा है लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, और यहाँ पे चौथा करा है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अब बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ये देखिए लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पांचवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए और सबको मिलजुल के कार्य करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा हमारा, यहाँ पे दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण समस्यात्मक से आज प्रश्न रखे गए हैं, और सभी लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा अपना। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, यानी अलग अलग विपरीत छवियां आती हैं, आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए अधिगम में असुविधा, दूसरा अधिगम में असक्ता, और तीसरा करा है कि अधिगम में कठिनाई, और चौथा करा है कि अधिगम में समस्या। देखिए लिखने में उसकी कमी है, लिखने में कठिनाई होती है, लेखन कौशल में उसकी कठिनाई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर यहाँ पे चौथा होगा। राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे अधिगम असक्ता, क्योंकि वो लिख नहीं सकता, इसलिए उसकी अधिगम असक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार आप लोगों को अधिगम असक्ता से भी प्रश्न यहाँ पे लाए जाएंगे, तब तक आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। और यहाँ पे देखिए सातवां करा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला करा है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, दूसरा शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेड पर, और यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, और चौथा करा है विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए कौन सा अध्यापक का यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के अधिगम ज्ञान, जो ज्ञान अर्जन है, यानी ज्ञान को सीखने में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को क्या केंद्रित करना चाहिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से फास्ट कमेंट करिए आप लोग सभी लोग। देखिए यहाँ पे सातवें का जो राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे सातवें का जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कहा है कि क्या केंद्रित करना चाहिए। देखिए सुनिश्चित, यहाँ पे कहा है कि सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं। और देखिए याद करने पे गलत है, ग्रेड पर भी गलत है। विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, और यहाँ पे देखिए लड़ाई हमारी यहाँ पे तीसरे और चौथे में है। यहाँ पे विद्यार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा को कुशल प्राप्त करने के, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा, क्योंकि सक्रिय सहभागिता में क्या होता है, सभी सब कुछ सीख सकते हैं आप। अब आठवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है, यानी किसका संयोजन है अध्यापक के दृष्टिकोण से। ये देखिए प्रश्न आपका आया था, यहाँ पे विनीता जी का प्रश्न आया था, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ दिन पहले तो व्हाट्सएप पे आया था, तो इस प्रश्न को रख लिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे आठवें का राइट आंसर क्या आता है। देखिए अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशालिता का यहाँ पे संयोजन है। पहला करा है कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता, और दूसरा करा है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, और उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता होती है, और चौथा करा है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए किसी भी बालक को सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, उच्च यहाँ पे सृजनात्मकता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली की बात किया है, न कि सकारात्मक बालक की बात किया है। प्रतिभाशाली यानी जो सीखने में अच्छे हैं, तो उनकी उच्च सृजनात्मकता यानी सीखने की शक्ति जो होती है अच्छी होनी चाहिए। उच्च योग्यता यानी सीखने में अच्छे हैं। उच्च वचनबद्धता, वचनबद्धता से मतलब ये है कि उन्हें अपने कार्य में लगन होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, जो कि पढ़ाया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांत कितने होते हैं, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं, 7 हैं, 3 हैं, 5 हैं या फिर 10 हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऊपर ही आप लोगों को क्लास में जो नोट्स हैं उसमें बता दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे इन चारों में से क्या होंगे, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दिया गया है कि रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए, उनके परिवेश के साथ पढ़ाना चाहिए, इन सभी को बातों में ध्यान रखते हुए बालकों को पढ़ाना चाहिए, और मार्गदर्शी यहाँ पे जो सिद्धांत है 5 हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण की महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए गलतियां करना
किस कारण महत्वपूर्ण होती है। देखिए यहाँ पे पहला करा कि ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए यहाँ पे वर्गीकृत करने की बात क्या है, बांटने की बात क्या है, सीधे सीधे आपका ऑप्शन गलत होगा। दूसरा करा, ये विद्यार्थियों को यहाँ पे अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए क्या करता है, तरीका पर। देखिए डांटने की हमने ऊपर ही कहा है कि हर एक दंड देना बालकों को क्या होगा, गलत होगा। यानी जहाँ पर भी विद्यालय में या फिर कक्षा में आप क्या करेंगे, अध्यापकों को वरीयता देंगे, वो गलत होगा आपका, ये भी देखिए गलत है। और यहाँ पे तीसरा करा, ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है, जबकि राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए हटाने की बात क्या है, जो कि गलत है, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11 का प्रश्न ये करा है, प्रतिभाशाली बच्चे। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, समान शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। देखिए सामान्य शारीरिक रूप से गलत होने की बात किया है, यहाँ पे कमजोर होने की बात किया है। प्रतिभाशाली बालक की ये योग्यता नहीं होती है, ये देखिए हमारा गलत है। यहाँ पे तीसरा सामान्य यहाँ पे कराए समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। देखिए पसंद नहीं करते हैं, सहभागिता होती है, मिलजुल के पढ़ाई करते हैं यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक, ये भी गलत है। और बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है बिना किसी, देखिए कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक ना एक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर सीधे सीधे चौथा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 12 का प्रश्न ये करा है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है सृजनात्मकता। पहला करा है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन, यानी बहुविध चिंतन, अपसारी बहुविध चिंतन का कह दिया है। तो अभिसारी अपसारी में क्या अंतर है आप लोगों को बता दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न 12 का गलत मत करिए कि 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे सृजनात्मकता की बात क्या है, मतलब बालक अपने अनुसार क्या करता है। बहुविध का मतलब सीधे सीधे दिया है कि आप अपने अनुसार प्रश्नों को कई प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अभिसारी या प्रश्न जो होते हैं मुक्त, यहाँ पे क्या होता है, वचनबद्ध, यानी वचन यहाँ पे बंद वाले अंत वाले प्रश्न होते हैं। अनुकरण यानी सीखने की बात किया है। मॉडलिंग मतलब तैयार करने की बात किया है। राइट आंसर जाएगा रचनात्मक, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। विज्ञान एवं कला यहाँ पे प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय के पत्रिका निकाल के लिए हैं, किसके लिए हैं। यहाँ पे करा है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा करा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तीसरा करा है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। चौथा करा है कि अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे सृजनात्मक मतलब नए नए कार्य को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जहाँ पर भी यहाँ पे सृजनात्मकता ऑप्शन में आ जाए, रचनात्मकता आ जाए, अन्वेषण आ जाए, ह्यूरिस्टिक आ जाए, वो प्रश्न आपका तुरंत सही कर दीजिएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहले पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि प्राय की ओर संकेत करता है। यानी बालकों की त्रुटियों को अध्ययन करने के लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। इससे किसकी ओर संकेत करता है, योग्यता के अनुसार समूह बनाने की दिशा में। यहाँ पे कराया भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता में। तीसरा कराया उनके ज्ञान की सीमा में। चौथा कराया कि यहाँ पे आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों में। तो राइट आंसर 14 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या। देखिए यहाँ पे समूह बनाने यानी गुट बनाने की बात करा है, जो कि हमारा गलत है। भिन्न प्रकार के पाठचर्या यानी अलग पाठचर्या का प्रयोग करना, जो बाल केंद्रीय शिक्षा की जो यहाँ पे शिक्षण विधियां हैं उसका प्रयोग न करके दूसरे यहाँ पे पाठचर्या का प्रयोग करना, जो कि गलत है, एनसीएफ के खिलाफ है। उनकी ज्ञान की सीमा कितना है ये जानने के लिए संकेत नहीं करता है। यहाँ पे देखिए उनकी आवश्यकताएं उपचारात्मक युक्तियां होगी, जो कि राइट आंसर होगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 सॉरी यहाँ पे 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर 15 का ऑप्शन हमारा ये करा है कि यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। दूसरा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम सक्रिय से जुड़ते हैं। और तीसरा करा है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। और चौथा करा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। यानी निजी मतलब अलग से कक्षाओं की, यानी आप लोगों को पता है कि आरटीई ने कहा है कि जो भी शिक्षक है वो अलग से ट्रेनिंग देने की यानी कोचिंग की संस्था नहीं विकसित कर सकता, नहीं स्थापित करके बालकों को पढ़ा सकता। जो भी पढ़ाना है आप क्लास में ही पढ़ाएंगे।
तो ये विरोध करता है कोचिंग का, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नहीं होगा। 15 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिगम सक्रिय से जुड़ने के लिए, यानी विद्यार्थियों के साथ, यानी आप क्या करेंगे उनके साथ जुड़ के उन्हें क्या करेंगे, सक्रिय बनाएंगे, प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के साथ जोड़ के पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है, और बता दीजिएगा कि ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को क्या होगा। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, देखिए नहीं की बात क्या है प्रतिभाशाली की, देखिए सृजनात्मकता, विचार, दूसरे के साथ झगड़ना, तीसरा अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथा करा है जिज्ञासा। नहीं की बात क्या है, क्या नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी का उत्तर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज के उत्तर आप लोगों को कितने हुए, और उत्तर नीचे दिए गए हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे 16वें का उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब ध्यान रखिए, गुड नाइट।